friends, my name is Sitendra Chaudhary and I welcome all of you to ITube classes. Friends, today I'll be taking some previous year questions which are asked in the UPSC from the banking sector. इससे पहले भी we have covered two sectors. पहली वीडियो हम लोगों ने किया था इन नेशनल इनकम और दूसरी वीडियो में वी हैव कवर्ड फिस्कल पॉलिसी। तो ऑलरेडी दो सेक्शन आपके कवर हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको जाके ज़रूर देखें। पिछली वीडियो जब हम लोगों ने किया था तो आई हैव गिवन यू सम क्वेश्चंस फॉर द प्रैक्टिस, जिसके आंसर उस टाइम पे नहीं दिए थे। आपको बोला गया था कि आप उनको अटेम्प्ट करें। जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने पूछे थे ये उसके आंसर्स हैं। पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज के सेशन में मूव करेंगे तो कुछ क्वेश्चन वहाँ से हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 विच वॉज आस्क्ड इन द लास्ट क्लास, उसमें था आंसर वॉज डी, which of the following are considered as the strategic sectors under the recently unveiled strategic disinvestment policy। and उसके अंदर ऑप्शन दिया गया है ट्रांसपोर्ट, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, पेट्रोलियम, कोल, अदर मिनरल्स एंड ऑल दैट। तो भैया सारे का सारा ही इसमें ऑप्शन है, ठीक है। तो सारे का सारा जो हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अंदर में डाल दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था दैट वाज दिस, विद रेफरेंस टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो दीज थ्री स्टेटमेंट्स आर गिवन। इट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी एपेक्स काउंसिल। its aim is to enhance inter-regulatory coordination in the India. It is chaired by the Governor of Reserve Bank of India and answer is only 1 and 2. So this is the answer from the last class, ठीक है। Question number 13 is which among the following is correct with respect to the central theme of Union Budget 2021। तो उसकी थीम क्या है? थीम ये है भैया, ease of living for all citizens। दैट इज़ द थीम फॉर दिस यूनियन बजट 2020-2021। अगर आप इसको डिटेल में आपकी इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है तो आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे, आप हमारे साथ टेलीग्राम पे और आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हो डिटेल सॉल्यूशन के लिए। चलिए ज़्यादा वेट नहीं करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द एनालिसिस ऑफ टुडेज क्लास एंड दिस क्वेश्चंस आर फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर। तो पहला क्वेश्चन लिया है एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपीएससी 2012, 2012 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट्स एज अ बैंकर्स बैंक। दिस वुड इंप्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग। आरबीआई इज द एपेक्स बैंक। आरबीआई इज द एपेक्स रेगुलेटर व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग सेक्टर। तो बैंक्स को लेकर जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, किसी को लाइसेंस देना है, वो सारे का सारा देखिए पिछली क्लास में भी एक आरबीआई का फंक्शन हम लोगों ने क्वेश्चन किया था जिसमें आरबीआई के फंक्शन के बारे में डिस्कस किया गया था। तो आरबीआई के फंक्शन हमें पता ही है क्या क्या होते हैं। आरबीआई इज द बैंकर ऑफ द बैंक्स, आरबीआई इज द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, आरबीआई गिव्स लाइसेंस, आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी टू इशू एंड प्रिंट द करेंसी। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने किया था। तो ये आरबीआई के फंक्शन से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है। उसके अंदर जो तीन ऑप्शन दिए गए वो कौन से दिए गए हैं। द अदर बैंक्स रिटेन देयर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। ओके, नेक्स्ट इज द आरबीआई लेंड्स फंड्स टू द कमर्शियल बैंक्स इन टाइम्स ऑफ नीड। ओके, द आरबीआई एडवाइजेस द कमर्शियल बैंक्स ऑन मॉनेटरी मैटर्स। दीज थ्री ऑप्शंस दैट विच आर गिवन टू यू। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द अदर बैंक्स रिटेन देयर डिपॉजिट्स विद द बैंक आरबीआई। तो आरबीआई का है, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है बैंकर्स बैंक। जैसे एसबीआई इज माई बैंक, राइट, इसी तरह से आरबीआई इज द बैंकर ऑफ माई बैंक। तो जैसे मैं एसबीआई में जाके पैसा डिपॉजिट करता हूं, इसी तरह से मेरा जो बैंक है वो आरबीआई में जाके पैसा डिपॉजिट करता है, बिकॉज इट इज द बैंकर्स ऑफ द बैंक। जैसे हम लोगों का सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट हमारे बैंक के साथ होता है, उसी तरह से बैंक्स का भी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट आरबीआई के साथ होता है, ठीक है। और ऑलरेडी यहां पे लिखा हुआ बैंकर्स बैंक, तो डेफिनेटली अदर बैंक्स रिटेन देयर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। सो अगर एसबीआई, पीएनबी, ये जो बैंक्स हैं इनके पास पैसा एक्स्ट्रा हो जाता है तो आरबीआई के पास पार्क करते हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, द आरबीआई लेंड्स फंड्स टू द कमर्शियल बैंक्स इन द टाइम्स ऑफ नीड। ऑफ कोर्स आरबीआई इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। तो जब जरूरत पड़ती है बैंक्स को, इवन सरकार को जब जरूरत पड़ती है तो वो आरबीआई के पास ही जाते हैं पैसा लेने के। हालांकि देयर आर सम टर्म्स एंड कंडीशंस जिसको फुलफिल करने के बाद ही ये पैसा मिलता है, और ये फ्री में पैसा नहीं मिलता, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है उसके ऊपर, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं, बट स्टिल आरबीआई जो है वो बैंक्स को पैसा पे करता है इन टाइम्स ऑफ नीड। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है, द आरबीआई एडवाइजेस द कमर्शियल बैंक्स ऑन मॉनेटरी मैटर्स। Look, RBI has the sole responsibility to keep this banking sector in balance। तो जब आरबीआई की ही चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उनको सजेशन भी देगा मॉनेटरी मैटर्स पे, डेफिनेटली उनको एडवाइस करता है, और सिर्फ एडवाइस ही नहीं करता है, उनको डिक्टेट भी कर सकता है।
बहुत सारे पॉलिसी मैटर्स में आरबीआई इवन कैन डिक्टेट द बैंक्स। पहले तो एडवाइस तक करता है प्यार से कि भैया ऐसे कर लो, जब वो लोग नहीं मानते तो डिक्टेट भी कर सकता है। ठीक है, तो ऑल दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो इट मीन्स आवर आंसर शुड बी डी। यूपीएससी का सिंपल सा क्वेश्चन है, 2012 में पूछा गया था। आपको आरबीआई के फंक्शंस अगर पता हैं तो ये आंसर बहुत आसानी से हो जाता है। तो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द आरबीआई। मोनोपोली ऑफ द नोट्स, बैंकर्स बैंक, बैंकर टू द गवर्नमेंट, देखिए यहाँ से क्वेश्चन था ये। ठीक है, एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड द कंट्रोल, मिसलेनियस फंक्शन, मिसलेनियस फंक्शन का मतलब जैसे कोई रिपोर्ट वगैरह होती है ना, रिलीज करनी होती है, तो वो आरबीआई कर देता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट। प्रमोशन एंड द डेवलपमेंट फंक्शन, देखिए इसके अंदर आता है वो एडवाइस करने वाला। ठीक है, सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी जो है 2012 से लिया गया है। वैसे भी आपके यूपीएससी में जो इकोनॉमी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बैंकिंग सेक्टर होल्ड्स द मेजर चंक, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। इन्फ्लेशन हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, ये दो पोस्ट अगर एग्जाम में इकोनॉमी से अगर 10 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं तो आप ये मान के चलो कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन जो है वो इन्फ्लेशन और बैंकिंग सेक्टर से पूछे जाएंगे, इतना इंपॉर्टेंट होता है ये। बाकी आपका करंट से जो बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, वो उस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मनी सप्लाई कैसे बढ़ती है? एक मनी सप्लाई बढ़ाना है, मतलब लोगों के पास पैसा आना चाहिए, इकोनॉमी में ज़्यादा मनी का सर्कुलेशन होना चाहिए। वो कैसे बढ़ेगा? परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक बाय सेंट्रल बैंक। परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। अब यहाँ पे ये बैंक है और यहाँ पे ये पब्लिक है। ठीक है, पब्लिक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। अगर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी इसको देंगे तो बदले में इनको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, मनी। ठीक है, अगर बैंक लोगों से सिक्योरिटी खरीदती है तो उनको बदले में पैसा देती है। अब फ्री में तो आप कुछ नहीं खरीद सकते ना, मार्केट में सब्जी लेने जाते हो तब भी आपको पैसा पे करना पड़ता है। तो जब बैंक लोगों से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगा तो लोगों को पैसा देगा, और जब लोग वही गवर्नमेंट सिक्योरिटी सरकार को देंगे, ठीक है, सरकार को देंगे मतलब तो सरकार उनसे खरीद रही है, बैंक उनसे खरीद रहा है, तो उनको बदले में क्या मिलता है? पैसा मिलता है। क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैं, पीपल जो है, पब्लिक जो है, दे आर सेलर्स एंड गवर्नमेंट इज बायर। ठीक है, तो जब सरकार गवर्नमेंट से परचेज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द पब्लिक बाय द बैंक्स, तो जब उनसे सिक्योरिटी खरीदेगा तो उनको पैसा देगा, और जब उनको पैसा देगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा। तो दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली करेक्ट। दूसरा क्या है? डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक्स। भैया जब पैसा ही कमर्शियल बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया तो मनी सप्लाई कम थोड़ी, ज़्यादा थोड़ी होगा, कम होगा ना। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। तो दो तो इनकरेक्ट है, इसका मतलब ये वाला इनकरेक्ट खुद अपने आप ही हो गया, ये वाला अपने आप इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि दो तो इनकरेक्ट है। तो अगर हम एलिमिनेशन मेथड से जाते हैं तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी बोथ कैन बी नेग्लेक्टेड। नाउ गो फॉर, अब नाउ वी आर कंफ्यूज्ड बिटवीन ए एंड सी। Now for that we need to read the next statement. Borrowing by the government from the central bank. Borrowing by the government from the central bank मतलब सरकार आरबीआई से पैसा बोरो कर रही है। अब सरकार आरबीआई से पैसा जब बोरो करेगी तो उसका करेगी क्या? Definitely if government is borrowing money from the RBI, government is going to spend that money ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। अगर वो रोड बना रही है, स्कूल बना रही है, कोई ब्रिज बना रही है, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट लगा रही है, उसी के ऊपर तो स्पेंड करने के लिए पैसा ले रही है ना। और जब ये इन चीज़ों के ऊपर स्पेंड पैसा करेगी तो लोगों को सैलरी मिलेगा, उनको जॉब मिलेगा, और उससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगा, है ना। जब आप पैसा बोरो करते हो तो उसको स्पेंड करने के लिए करते हो ना, पैसा बोरो करते हो ताकि आपको कुछ जरूरत है तो आप खर्चा करोगे। तो सरकार भी जब पैसा बोरो करती है सेंट्रल बैंक से, खर्चा करने के लिए करती है। खर्चा कैसे होता है सरकार का? जब लोगों को सैलरी मिलती है तो लोगों को मनी सप्लाई बढ़ता है, मनी सप्लाई बढ़ता है। तो व्हेन गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, मनी सप्लाई इंक्रीजेस। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। अब चौथा स्टेटमेंट पढ़ने की यहाँ पे जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इन दोनों के अंदर फोर तो है ही नहीं, और ये वाला पहले से ही रिजेक्ट हो गया था। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, फिर भी हम लोग फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक।
सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द पब्लिक बैंक। इस बार जो है, इस बार सिक्योरिटी लोगों को दी गई है, पिछली बार उनसे ली गई थी। तो जब सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटी लोगों को देगी, बदले में क्या लेगी? पैसा लेगी। नाउ पीपल आर परचेजिंग government securities, and in return people are giving money to the government, so they have less money with them, and that will lead to the less money supply. Okay, so this fourth statement is also incorrect. तो इस लॉजिक से जाते हैं तो हमारा आंसर कौन सा आता है? आंसर इज सी, यूपीएससी 2012 इकोनॉमी सेक्शन फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर। बाकी अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, ये आपको दिया हुआ है, आप इसको पॉज कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? द बेसिक ऑफ लीड बैंक स्कीम इज दैट। ये स्कीम देखिए पुरानी स्कीम है, ये कोई नई स्कीम नहीं है, लेकिन कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं विच आर वेरी रेलिवेंट फॉर द सोसाइटी एज अ होल, और उनको सरकार, उनको जो है यूपीएससी कभी भी क्वेश्चन पूछ सकती है। कई बार तो यूपीएससी ऐसे को जो मतलब जो करंट में चल रहा है वही पूछ लेती है, कई बार पुराने क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। ये जो लीड बैंक की स्कीम है ना, ये काफ़ी पुरानी स्कीम है, बट स्टिल दैट स्कीम वाज आस्क्ड इन 2012। लीड बैंक स्कीम, तो उसके लिए आपको लीड बैंक स्कीम का पता होना चाहिए। देखिए लीड बैंक स्कीम क्या है? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1969, और तो इन्होंने एक कमेटी बनाई थी, ग्रुप बनाया था, जिसको हेड कौन कर रहे थे? प्रोफेसर DR गदगिल। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो लीड बैंक की जो स्कीम है ये किसकी रिकमेंडेशन पे दिया गया था? इट वाज गिवन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोफेसर DR गदगिल, जिसे कहा जाता है गदगिल स्टडी ग्रुप। तो ये जो कमेटी बनाई गई थी, ये जो ग्रुप बनाया गया था, इसका पर्पस क्या था? इसका ये पर्पस था कि गाँव में हम लोग बैंकिंग सर्विस कैसे पहुँचाएँ। दैट वॉज द मेन एम, और गांव में सर्विस कैसे पहुंचाया जाए, उसके लिए इस कमेटी ने बोला दैट वी नीड टू अडॉप्ट एरिया अप्रोच। मतलब कोई बैंक है, जैसे RBI है, और जैसे SBI है, PNB है, कैनरा बैंक है, इस तरह के जो बैंक हैं, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई एक डिस्ट्रिक्ट को अडॉप्ट करने की। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई बैंकिंग सर्विस को उस पर्टिकुलर एरिया में स्प्रेड करने की, सर्विस पहुंचाने की। दैट वाज द स्कीम विच इज लीड बैंक स्कीम। तो मतलब बैंक्स आर गोइंग टू लीड दिस अप्रोच ऑफ टेकिंग बैंकिंग सर्विसेज टू द ग्रास रूट लेवल। दैट वाज द लीड बैंक स्कीम। तो लीड बैंक स्कीम का मतलब यह है दैट एवरी डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री शैल बी असाइंड टू अ कमर्शियल बैंक दैट हैज अ मेजर प्रेजेंस इन द डिस्ट्रिक्ट टू परफॉर्म द लीड बैंक। तो एक लीड बैंक होगा, SBI होगा, या मतलब जिसकी उस एरिया में प्रेजेंस ज़्यादा है। जहाँ पे SBI की प्रेजेंस है वो लीड बैंक होगा, जहाँ पे PNB की है वो होगा, जहाँ पे कैनरा की है वो होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव वही था, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को डेवलप करना, क्रेडिट को फ्लो करना, एग्रीकल्चर सेक्टर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड ऑल दैट। तो बेसिकली काम वही है जो हम लोग बोल रहे हैं। तो लीड बैंक अगर आपको समझ में आ गया तो आप अब ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान हो जाता है। देखिए पढ़ते हैं। Big banks should try to open offices in the each district. ऑफिस नहीं खोलना है, समझ रहे हो? ब्रांच खोलनी है, सर्विस लेके जानी है लोगों तक। There should be stiff competition among the various national banks. भैया कंपटीशन क्या करवाओगे, क्या करोगे? ठीक है, तो ये तो बिल्कुल आसपास भी नहीं है इसके ऑब्जेक्टिव का। थर्ड देखिए क्या कहता है, इंडिविजुअल बैंक्स शुड अडॉप्ट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट फॉर इंटेंसिव डेवलपमेंट। यस, if you know the very objective of the lead bank scheme, then you can easily pick up the right answer, that is C। तो आगे पढ़ने की हमें जरूरत है नहीं, लेकिन देख लेते हैं। all the banks should make intensive efforts to mobilize deposits. that was not the scheme. स्कीम के कोर में यही है that every bank should adopt a district or a particular area where they have large presence, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? to take banking services to the grassroots level. that is lead bank scheme for you. so this option is C। आपके सामने स्लाइड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको ये कंटेंट चाहिए तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी आ सकते हो, ठीक, वो आपको पहले से ही पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट्स द कमर्शियल बैंक्स इन मैटर्स ऑफ। देखिए ये भी RBI के फंक्शन को लेके है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2013।
देखिए आरबीआई से हर साल क्वेश्चन आ रहा है कहीं ना कहीं घुमा फिरा के। पिछला क्वेश्चन भी आरबीआई के फंक्शंस को लेके था, लेकिन दिस टाइम आरबीआई की रेगुलेशन को लेके है। देखिए आरबीआई इज द एपेक्स बॉडी। बैंकिंग सेक्टर में कुछ भी होगा ना, आंख बंद करके सोच लो कि इसको आरबीआई रेगुलेट करता है, आंख बंद करके, क्योंकि आरबीआई इज द एपेक्स बॉडी। और शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ भी होगा, इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस सेबी इज गोइंग टू बी द चीफ रेगुलेटर। बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई, शेयर मार्केट में, कैपिटल मार्केट में सेबी। जब कैपिटल मार्केट आएगा तो तब हम उसको भी करेंगे। तो कुछ भी हो, मतलब लिक्विडिटी क्या कर रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट्स द कमर्शियल बैंक्स को। डेफिनेटली कमर्शियल बैंक को रेगुलेट तो करता है, लेकिन किस किस मैटर में करता है? लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, यस। ब्रांच एक्सपेंशन करनी होती है तब भी आरबीआई से परमिशन लेनी होती है। बैंक्स का जब मर्जर करना होता है तब भी करना होता है। अब 2020 में बैंक मर्जर की अनाउंसमेंट किया गया था और 2021 से बैंक मर्जर हो गए हैं। पहले इंडिया में 26 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, अभी मर्जर करने के बाद सिर्फ 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स रह गए हैं। ओनली 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर नाउ इन इंडिया आफ्टर द मर्जर। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। तो मर्जर वाला काम भी आरबीआई करता है। वाइंडिंग अप ऑफ द बैंक भी, देखिए जब कोई बैंक बंद हो जाता है, वो बैंकरप्ट हो जाता है, वो अपनी अगर फंक्शनिंग बंद कर दे रहा होता है, दैट इज कॉल्ड द वाइंडिंग अप ऑफ द बैंक्स। जब बैंक्स की वाइंड अप होता है ना, तो बैंक्स अपने सारे के सारे एसेट्स को बेच देता है ताकि लोगों को पैसा दे सके, उसकी जो लायबिलिटी है उनको फुलफिल कर सके। तो दैट फंक्शन इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय आरबीआई। तो आंख बंद करके लगा दो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ पे जो फंक्शन है, आरबीआई लिक्विडिटी को कैसे करता है? लिक्विडिटी मतलब मनी सप्लाई, एसएलआर, सीएलआर, है ना, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये जो सारे के सारे मैकेनिज्म है ना आरबीआई के पास, वो लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के हैं, है ना। तो ये हम लोगों को पहले से ही पता है, मर्जर ऑफ द बैंक करता है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ा क्वेश्चन था नहीं, इजिली हैंडल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम द यूपीएससी 2013। क्वेश्चन क्या कहता है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बाय बैंक्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स द लीडिंग टू। कौन कौन से सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग? प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग का मतलब ये है कि दो सेक्टर्स विच आर डिस्ट्रेस्ड, those sectors in economy that need the help of banking sector in order to grow. So if we want to grow our economy, we need to focus on some particular sectors, जैसे एग्रीकल्चर, एजुकेशन, वीकर सेक्शन, है ना, इनको प्रायोरिटी देना चाहिए। देखिए बैंक्स किसके लिए होते हैं? आम जनता के लिए होते हैं ना, और लोगों के लिए होते हैं। तो उसमें कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। दो सेक्टर्स आर कॉल्ड प्रायोरिटी सेक्टर, और मेजर फंक्शन ऑफ द बैंक्स इज टू लैंड मनी। तो सरकार ने ऐसा रूल बना रखा है, आरबीआई ने रूल बना रखा है कि ये बैंक जब पैसा देंगे तो वो प्रायोरिटी, उन कुछ एरियाज को प्रायोरिटी पे रखे। अगर बैंक 100 रुपया लैंड करता है तो कम से कम 40 रुपया उस प्राइमरी सेक्टर में जाना चाहिए। 60 रुपीज़ आप भैया जहाँ मर्जी दो, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग। और प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग जो है कौन कौन से बैंक पे एप्लीकेबल होती है, यू कैन क्लियरली सी है। ऑल कमर्शियल बैंक्स ऑफ इंडिया, जैसे आपका आरआरबीज हो गया, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक हो गया, लोकल एरिया बैंक हो गए, आपके जो पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, सभी के ऊपर अप्लाई होता है प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग। फॉरेन बैंक्स के ऊपर भी होता है, ठीक है, फॉरेनर बैंक्स के ऊपर भी होता है प्राइमरी सेक्टर। और अर्बन कोऑपरेटिव, ये भी क्वेश्चन एक अपने आप में क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से बैंक्स के अंदर जो है प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग एप्लीकेबल होती है। मोस्टली हर किसी बैंक के ऊपर होती है, चाहे वो इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेशन, अगर आप जाना चाहो तो आप जा सकते हो। जो फॉरेनर बैंक्स होते हैं जिनकी 20 ब्रांचेज या उससे कम होती हैं, उनके ऊपर प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग जो है वो 32% होती है। जो 20 या 20 से ज़्यादा होती हैं 40% होती है। तो थोड़ी थोड़ी उसके अंदर प्रोविजन से आप वो जाके देख सकते हो। तो ये जो आपके सामने लिस्ट है ये दी गई, दीज आर द प्राइमरी सेक्टर्स टू विच बैंक्स लैंड ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। एग्रीकल्चर में देख लो क्या क्या आ सकता है, ठीक है, वो चीज़ आपके सामने है। माइक्रोस्कोप, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन में अगर आप जाना है, हाउसिंग में है, सोशल सेक्टर जैसे स्कूल्स, ड्रिंकिंग वाटर एट्सेट्रा एट्सेट्रा, रीन्यूएबल एनर्जी, अब बात करो बायोमास बेस्ड पावर जनरेटर्स, विंड मिल्स एट्सेट्रा। वीकर सेक्शन हो गया जैसे आर्टिसन, शेड्यूल कास्ट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, पर पर्सन विद द डिसेबिलिटी, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें जो है प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग के अंदर में आती हैं।
अगर आपको ये चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है तो आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे जो है FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस सेक्शन में अगर आप जाते हो, बहुत सारे बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके वहाँ पे हैंडल हो जाते हैं, बहुत सारे। तो किसी कोचिंग के नोट्स वगैरह वो सब पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, सीधा आरबीआई की वेबसाइट पे जाओ, हर चीज़ बहुत बढ़िया से दी हुई है, एकदम अपडेटेड दिया होता है। ठीक है, देखिए तो एग्रीकल्चर तो डेफिनेटली इसके अंदर है, MSMEs भी है, वीकर सेक्शन भी हैं, तो कुछ ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं। आंसर इज डी, आंसर इज डी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इट वॉज आस्क्ड इन 2013। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग grant direct credit assistance to the rural household। रूरल हाउसहोल्ड, जैसे कोई पर्सन गांव में रहता है उसकी बात कर रहा है, उसको कहाँ से डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंट मिलता है, मतलब कहाँ से उसको पैसा मिलता है? वो तो बैंक से ही मिलेगा, है ना, उसका खाता किसी बैंक में होगा तो वहाँ से उसको पैसा मिलेगा, है ना। ये तो एक बात हो गई। रीजनल रूरल बैंक्स, ऑप्शन में दिया हुआ है रीजनल रूरल बैंक्स, क्या यहाँ से उसको पैसा मिलता है? डेफिनेटली उसको यहाँ से पैसा मिलता है। अगर आप आरआरबीज के फंक्शन में जाओ तो क्लियरली लिखा हुआ है टू प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग फैसिलिटी टू द रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। कंफ्यूज मत होना, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट अर्बन एरियाज, दिल्ली मुंबई, नो, इट इज टॉकिंग अबाउट सेमी अर्बन एरियाज। तो गांव में और जो सेमी अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे बेसिक बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। और बेसिक फैसिलिटी के अंदर सबसे बेसिक फैसिलिटी तो ये होती है ना, पैसा देना। बैंक्स का फंक्शन क्या होता है? पैसा देना ना, एज सिंपल एज दैट। और आरआरबी क्या है? आरआरबी इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स अगर पैसा देंगे नहीं तो भैया प्रॉफिट कहाँ से कमाएंगे? पहले पैसा देंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट को अर्न करेंगे, तो यही तो बैंक का प्रॉफिट होता है। तो RRBs आर डेफिनेटली गोइंग टू लैंड मनी टू द पीपल और टू द रूरल हाउस होल्ड, सो दैट इज वन फंक्शन। तो देखिए यहाँ तो क्लियर हो ही गया, RRB इज गोइंग टू बी देयर। दूसरे आप फंक्शन RRB के पढ़ना चाहते हो तो इसको डेफिनेटली आप पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके नोट्स भी होंगे, आप उसमें जाके देख सकते हो। अगर नोट्स के अंदर कोई फंक्शन ऐड नहीं है तो उस फंक्शन को आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। चलिए, नाबार्ड की बात कर रहा है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या ये लोगों को डायरेक्ट पैसा क्रेडिट करता है? नो, नाबार्ड डज नॉट क्रेडिट मनी डायरेक्टली टू द पीपल। नाबार्ड lends money to other institutions which are made or which are created to credit money to the people। समझ रहे हो, ये काम होता है नाबार्ड का। जैसे यहाँ पे है RRBs, RRB जो है वो इंडिविजुअल्स को पैसा देगा, RRB को नाबार्ड पैसा दे सकता है। RRB will not directly lend to people, RRB will lend to other institutions। ठीक है, तो देखिए फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे RRB के बिल्कुल सिंपल भाषा में। इट प्रोवाइड शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म क्रेडिट, देता है क्रेडिट, लेकिन किसको? टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, RRBs, कमर्शियल बैंक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एंड अदर। क्या यहाँ पे इंडिविजुअल हाउस होल्ड लिखा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है। ये कोऑपरेटिव बैंक्स को, RRBs को पैसा प्रोवाइड कराता है रादर देन इंडिविजुअल पीपल। ठीक है, बाकी और फंक्शन भी हैं, आप यहाँ पे इजीली पढ़ सकते हो। इट रिसीव्स फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड एडवाइजरी सर्विस फ्रॉम द वर्ल्ड। इंडिया में ही काम नहीं करता है, वर्ल्ड बैंक होता है, IMF है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वहाँ से भी इसको पैसा मिलता है। ठीक है, तो आप इसको तो डेफिनेटली यहाँ से पढ़ सकते हो। तो नाबार्ड वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया क्योंकि नाबार्ड का फंक्शन ही नहीं है ये। तो ऑप्शन 2 हम कहाँ से कैंसिल कर सकते हैं? यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज देयर इज 2, यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं एंड आई कैन कैंसिल दिस वन एज वेल। बचा क्या मेरे पास? ओनली C, 1 and 3 because 2 is absolutely incorrect. Land Development Bank also provides credit to the rural individual। लैंड डेवलपमेंट बैंक वो बैंक होते हैं जो लॉन्ग टर्म लोन देते हैं। ठीक है, लाइक फॉर 20 years, फॉर 15 years, फॉर 25 years, फॉर 30 years।
अगर आप नॉर्मल बैंक के अंदर अगर कोई किसान लेने जाता है कि नॉर्मल बैंक में अगर वो जाता है कि मुझे ट्रैक्टर लेना है और मुझे 30 साल के लिए लोन चाहिए ट्रैक्टर पे, तो इट इज़ नॉट अ वायबल और इट इज़ नॉट अ प्रॉफिटेबल फॉर दोज कमर्शियल बैंक्स। तो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोगों ने जो है लैंड डेवलपमेंट बैंक बनाया हुआ है, जो रूरल एरियाज में डायरेक्टली लैंड करता है फॉर द लॉन्ग टर्म। यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू द एग्रीकल्चरिस्ट, किसानों को लॉन्ग टर्म लोन देता है, ठीक है, सस्ते रेट पे देता है, मॉडरेट रेट्स ऑफ द इंटरेस्ट टू प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ लोन इन इजी एनुअल और सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट स्प्रेड ओवर नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, जैसे कोई किसी को मशीनरी लेनी है, कोई ट्रैक्टर लेना है, कुछ ज़मीन खरीदनी है, वो थोड़ा बहुत उस चीज़ के लिए आप ले सकते हो यहाँ से। चलिए लेट्स मूव द क्वेश्चन नंबर 7 एंड व्हाट इट सेज दैट व्हाट इज द फैसिलिटी और फैसिलिटीज द बेनिफिशरीज कैन गेट फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ बिजनेस कोरेस्पोंडेंस। बिजनेस कोरेस्पोंडेंस या बैंक साथी इन ब्रांचेज एरिया, क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2014। देखिए बैंक्स तो हर जगह नहीं जा सकते और इतने इतने रिमोट एरिया हैं इंडिया के अंदर के लोग भी बैंक में नहीं आ सकते, और बैंकिंग इलिटरेसी भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है ना। पीपल आर स्केर्ड ऑफ बैंक्स। एक तो हो गया वो इलिटरेट हो गए, और व्हेन यू गो टू बैंक तो यू नीड टू डू लॉट ऑफ पेपर वर्क, और लॉन्ग डिस्टेंस है तो पीपल आर नॉट विलिंग टू गो टू बैंक्स। तो एक नया स्कीम चलाया गया जिसे बोला गया बैंक कोरेस्पोंडेंट, मतलब आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, बैंक विल कम टू यू। आपको अगर अकाउंट ओपन करवाना है, आपको अगर अपनी पेंशन निकलवानी है, अगर आपको बैंक स्टेटमेंट निकलवाना है, अगर पैसे आपको डिपॉजिट करना है, तो बैंक आपके पास आएगा। अब बिल्डिंग तो चल के नहीं आ सकती है, तो बैंक का रिप्रेजेंटेटिव जाता है वहाँ पे, जिसे कहा जाता है बैंक साथी। तो इट्स अ वेरी गुड स्कीम फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ सकें। दैट इज़ द बिजनेस कोरेस्पोंडेंट और बैंक साथी। ठीक है, थोड़ा सा अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो। नाउ लेट्स रीड द ऑप्शंस। What is this first one? It enables the beneficiaries to draw their subsidies and social security benefits in their villages। यही तो पर्पस है। अगर आपको कोई सब्सिडी मिलती है, कोई गैस पे सब्सिडी मिलती है, कोई एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी मिलती है आपको, या फिर कोई ओल्ड एज पेंशन मिलती है, अब आप उसके लिए बैंक तो नहीं जा सकते। बैंक तो आपके गांव से 100 किलोमीटर दूर है ना, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, सड़कें नहीं है, इलिटरेसी है, जाने से डरते हो। तो ये सारी की सारी फैसिलिटी आपको जो बैंक कोरेस्पोंडेंट होता है वो प्रोवाइड कराता है। तो बैंक कोरेस्पोंडेंट एक बैंक का एम्प्लॉय होता है जिसको कमीशन मिलता है, कमीशन बेसिस पे होता है ये। ठीक है, तो डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट एनेबल्स द बेनिफिशियरीज इन द रूरल एरियाज टू मेक डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स। यस, आप डिपॉजिट भी कर सकते हो, आप विड्रॉ भी कर सकते हो, लेकिन इसकी लिमिटेशंस है। अब ऐसा तो नहीं है कि भैया आप 2 लाख रुपए डिपॉजिट करोगे, पता लगे बैंक कोरेस्पोंडेंट आया आपके गांव में थोड़ा थोड़ा पैसा करके सबने उसको ना 5 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया, और वो रास्ते से जा रहा था उसको लूट लिया, है ना। स्मॉल अमाउंट जो है आप डिपॉजिट कर सकते हो, आप विड्रॉ भी कर सकते हो। ठीक है, इवन आपको बैंक स्टेटमेंट भी देता है वो। ठीक, अगर आपको चाहिए तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को हेल्प करता है उनको लोन वगैरह निकलवाने के लिए, है ना। EMIs भी कलेक्ट करता है। अगर किसी ने लोन लिया है गांव में तो बैंक रिप्रेजेंटेटिव को ही बोल सकता है कि आप उसकी EMI लेके आइए। ठीक है, तो ये सारे के सारे फंक्शंस होते हैं। उनके पास एक मोबाइल डिवाइस होती है बैंक कोरेस्पोंडेंट के पास, और जिससे वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया स्कीम है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो नहीं पाई, क्योंकि भैया जब गांव में आप मोबाइल डिवाइस लेके जाओगे और मोबाइल में गांव में नेटवर्क ही नहीं है, तो जब नेटवर्क ही नहीं है तो क्या फ़ायदा मोबाइल उसका लेने का, है ना। सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, इस तरह की चीज़ें इतने बड़े कंट्री में ना होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म मर्चेंट डिस्काउंट रेट समटाइम्स सीन इन न्यूज। क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2018। मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है? जब आप किसी दुकान पे दूध लेने जाते हो या कोई शॉपिंग करने जाते हो तो अपने कार्ड से पेमेंट करते हो। तो जब आप कार्ड से पेमेंट करते हो तो जैसे ही आपने पैसा उनको पे किया तो आपके ऊपर एक चार्ज लगाया जाता है। आपके ऊपर लगाया जाएगा या फिर उस दुकानदार के ऊपर लगाया जाएगा।
क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शंस होती हैं ये सर्विस कौन प्रोवाइड कराता है? बैंक्स प्रोवाइड कराते हैं ना। तो बैंक एक सर्विस चार्ज आपसे लेते हैं, एक चार्ज आपके ऊपर किया जाता है कोई भी ट्रांजैक्शन आप करते हो, दैट इज कॉल्ड मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो वो जो दुकानदार होता है ना उसके ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, आपसे तो देखो पैसा कटता नहीं है, तो हालांकि आप भी लायबल होते हो, लेकिन वो क्या होता है वो मर्चेंट के अकाउंट से ही कटता है। बट तो दिक्कत इसमें ये है, तो कई अगर ये डिस्काउंट रेट अगर कम होगा फिर तो मर्चेंट्स उसको अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर आपने चार्ज ये काफ़ी ज़्यादा रख दिया तो मर्चेंट्स फिर कैश में पेमेंट करना शुरू कर देंगे। तो ये जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है अगर ये ज़्यादा होगा देन इट विल बी अ रिस्ट्रिक्शंस और इट विल बी ऑब्स्ट्रक्शन फॉर द कैशलेस इकोनॉमी। सरकार चाहती है कि हमारी इकोनॉमी कैशलेस हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मोबाइल का यूज़ करें, ट्रांजैक्शंस करें, भीम से करें, NIFT करें, वो सारी की सारी चीज़ें। तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट को सरकार ने कम किया है सो दैट people can use more and more these transactions. This is called merchant discount rate. तो merchant discount rate क्या है? It's the sum total of all the charges and taxes that a digital payment entails. ठीक है, तो उसके अंदर बैंक चार्ज भी होते हैं, उसके अंदर कस्टमर चार्ज भी होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ऑप्शंस देखिए क्या है। पिछले 2-3 साल से कंटिन्यूसली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रॉम दिस पोर्शन, लाइक डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि नोटबंदी के बाद इकोनॉमी बहुत फास्ट चेंज हुआ है। द वे द पीपल ट्रांजैक्ट, द वे द पीपल डू देयर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, इट इज़ चेंजिंग। अगर आप बड़े शहर में रहते हो, दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में रहते हो, तो जो सब्जी वाला है ना, रेडी वाला है, वो भी भीम ऐप का यूज़ करता है, वो भी पेटीएम का यूज़ करता है। तो एक जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है ना वो पूरा चेंज हो रहा है, और जब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज होता है तो सोसाइटी चेंज होती है ना। इकोनॉमी और सोसाइटी एकदम बिल्कुल पैरेलल चलती हैं। तो इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस उठा के देखो, चाहे मेंस के क्वेश्चंस उठा के देखो, ये जो डिजिटल पेमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यहाँ से क्वेश्चंस हर बार पूछे जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है ऑप्शंस में? कह रहा है कि द इंसेंटिव गिवन by a bank to a merchant for accepting payments through debit card pertaining to the bank। भैया कोई इंसेंटिव नहीं है, देयर इज नो इंसेंटिव। आप कैश से लो, आप कार्ड से लो, आपको कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं है, इवन आपको एक चार्ज पे करना पड़ता है। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द अमाउंट पेड बैक बाय द बैंक्स टू देयर कस्टमर व्हेन दे यूज डिजिटल डेबिट कार्ड्स फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। देखिए क्या कह रहा है ये, जब आप खरीदने जाते हो सामान तो बैंक आपको जो है रिटर्न देता है, ऐसा कुछ नहीं है, नो पे बैक। हाँ, कुछ कंपनीज होती हैं जैसे गूगल पे हो गया है ना, वो अमेजोन पे हो गया, वो आपको अवार्ड्स दे सकती हैं, है ना। कई बार आपको रिवॉर्ड मिलता है, वो 5 रुपए का, 3 रुपए का, 7 रुपए का, 10 रुपए का। वो बैंक नहीं दे रहा है, वो कंपनी दे रही है अपने बिहाफ पे, सो दैट दे कैन अट्रैक्ट मोर एंड मोर कस्टमर्स। बैंक इज नॉट गिविंग एनीथिंग बैक। So this statement is also incorrect. This statement is also incorrect. The charge to merchant, देखिए नाम में ही merchant discount rate है, by a bank for accepting payments from his customers through the bank's debit card. Yes, जब मैं अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट करता हूं तो मर्चेंट को कुछ चार्ज देना पड़ता है सरकार को, दैट इज कॉल्ड मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अब नाम ही में यही है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी सीतारमन जी ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि इसको हम लोग ज़ीरो पे लेके जाएंगे, इवन ज़ीरो पे कर भी दिया है। तो फ्रॉम नाउ ऑन कस्टमर्स एंड मर्चेंट्स दे डोंट नीड टू पे एनी चार्ज। लेकिन बैंक्स तो सर्विस दे रही हैं ना, तो बैंक्स विल चार्ज समथिंग। तो बैंक्स ने सरकार को पूछा कि सर अगर मर्चेंट नहीं पे करेगा तो कौन पे करेगा? सरकार ने कहा कि आपका जो सेविंग है ना उसी में से आप पे करोगे। तो फ्रॉम अभी सरकार ये कह रही है कि मर्चेंट्स को और कस्टमर्स को कोई भी डिस्काउंट रेट पे नहीं करना है। इट वाज अनाउंस्ड बाय सीतारमन जी। ठीक है, हालांकि उसके अंदर तो कुछ कंडीशंस हैं कि किसी का टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है या वो सारी की सारी चीज़ें हैं, बट या बेसिक फिलोसफी यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द ATMs इन इंडिया। ATMs इन इंडिया, इनको कौन लिंक करता है? तो कोई ऐसा नेटवर्क होगा सो सारे बैंक ATMs को लिंक करता है, क्योंकि जैसे आपका मान लो SBI का कार्ड है तो वो PNB में भी चल जाता है,
है ना, आप पैसे वहाँ से भी विड्रॉ कर सकते हो। कई बैंक्स में तो जो है आप डिपॉजिट भी कर सकते हो। आप बैंक स्टेटमेंट किसी भी एटीएम से निकाल सकते हो। एटीएम भी कई तरह के कई तरह के होते हैं, वाइट लेबल एटीएम, ग्रे लेबल एटीएम, है ना, थर्ड पार्टी का भी एटीएम होता है। बैंक्स जो है किसी को आउटसोर्स भी करता है एटीएम सर्विसेज। तो एटीएम भी वो का जो है एक अलग सा नेटवर्क है। अब इसको कौन जो है लिंक करता है, क्वेश्चन समझिए। इट इज टॉकिंग अबाउट लिंकेज, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट रेगुलेशन। लिंकेज इज अ सर्विस, रेगुलेशन इज अ मेजर जॉब। तो डेफिनेटली रेगुलेशन तो आरबीआई कर रहा है, सारी चीजें बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, लेकिन लिंकेज जो है एक सर्विस है। कौन प्रोवाइड कराता है? प्रोवाइड कराता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। एनपीसीआई, ठीक है। आप जो एनएफटी करते हो, आप जब यूपीआई करते हो, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है आपका एनपीसीआई के अंदर में ही होती हैं, ठीक है। आप रुपे करते हो, रुपे कार्ड वगैरह, वो सब आपका यहाँ से होता है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन क्या है? ये बैंक्स की एसोसिएशन है बेसिकली, मतलब क्योंकि सभी अब ये ना, जैसे सारे के सारे खिलाड़ी होते हैं तो ये अपने ग्रुपिंग कर लेते हैं। ऐसे ही ये बैंक्स की ग्रुपिंग है जो काफ़ी पुरानी है, आज से नहीं है, बहुत पुरानी ग्रुपिंग है ये भैया। 1946 में ये ग्रुपिंग हुई थी। 1946 में ग्रुपिंग बनाई गई थी बैंक्स की, जिसे कहा गया था बैंक्स ग्रुप, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। इट्स एन ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट बैंक्स। इट वाज फॉर्म्ड इन 1946। उस टाइम पे उसमें सिर्फ और सिर्फ 12 बैंक थे। आज के टाइम पे जो है वहाँ पे अराउंड 249 बैंक्स एंड अदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। इट्स एन एसोसिएशन, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं इसके अंदर। चलिए, जो आपका नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड क्या होता है? देखिए, जैसे हमारा जो कैश होता है, हमारा जो पैसा होता है, वो कहाँ पे डिपॉजिट होता है? बैंक्स के अंदर होता है। लेकिन जो स्टॉक्स होते हैं, आपके जो शेयर्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? वो तो आपके बैंक में नहीं होते। तो उसके लिए जो होती हैं डिपॉजिटरीज, जहाँ पे यू डिपॉजिट यूर सिक्योरिटीज इन डिजिटल फॉर्मेट। तो स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी ये डील होती है ना, स्टॉक्स जो होते हैं वो यहाँ पे डिपॉजिट में होते हैं। आपको जब वो तो डीमटेरियलाइजेशन, मतलब व्हेन यू कन्वर्ट यूर फिजिकल सर्टिफिकेट्स टू इलेक्ट्रॉनिक। देखिए आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है ना, वो आजकल इतनी सारी ऐड भी आती हैं, है ना, वो अप स्टॉक्स और ये स्टॉक वो स्टॉक, वो सारा का सारा जो है डिपॉजिटरी के अंडर में ही होता है। ऑल यूर शेयर्स, डिपेंचर्स, यूर बॉन्ड्स, ऑल आर स्टोर्ड इन नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है। जब आप उसको फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करते हो तब भी, और जब इलेक्ट्रॉनिक से फिजिकल में कन्वर्ट करते हो तब भी, आप जब ट्रांसफ़र करते हो तब भी, सेटल करते हो तब भी, हर चीज़ जो है वो इस डिपॉजिटरी के थ्रू होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो है रिजर्व बैंक के अंडर में इसको इनिशिएटिव को लिया गया था। इट वॉज स्टार्टेड इन 2007, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इट सेज? इट इज सेइंग दैट what was the purpose of intercreditor agreement signed by Indian banks and financial institution recently? 2019 का क्वेश्चन है। इंटरक्रेडिटर अग्रीमेंट ये किस लिए होता है? क्रेडिटर कौन होते हैं? क्रेडिटर होते हैं बैंक्स, क्रेडिटर होते हैं बैंक्स। इंटरक्रेडिटर अग्रीमेंट मतलब इंटर बैंकिंग अग्रीमेंट, अग्रीमेंट बिटवीन डिफरेंट बैंक्स, ये इसका मतलब है। इंडिया में एनपीए की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, इट्स अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम, है ना। और देखो होता है ना, सारे के सारे बैंक बेचारे लूटे हुए बैठे हैं, ऐसा अगर बोलो तो, है ना। हर बैंक का एनपीए है। एवरी बैंक हैज सम परसेंटेज ऑफ बैड लोन्स, बैड लोन्स। तो इसमें क्या है ना, सारे इस अग्रीमेंट के अंदर जो भी बैंक्स हैं जिन्होंने लैंड किया है, जो क्रेडिटर हैं, वो आपस में बैठते हैं, जैसे एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक, ये बैंक वो बैंक। तो एक वो लोग बैठते हैं क्योंकि उनके ऊपर एनपीए होता है, बहुत सारे बैड लोन्स होते हैं। तो इस अग्रीमेंट के अंदर क्या होता है कि वो बैंक डिसाइड करते हैं कि क्या एक्शन लेना है। जैसे विजय माल्या है, विजय माल्या एसबीआई के पैसे भी लेके भागा, पंजाब नेशनल बैंक के पैसे भी लेके भागा, कैनरा बैंक के पैसे लेके भी भागा। नाउ दीज बैंक्स कैन मेक एन अग्रीमेंट बिटवीन देमसेल्व्स and decide what sort of action they are going to take against Vijay Mallya.
दैट इज कॉल्ड इंटर क्रेडिटर अग्रीमेंट। और इसके अंदर वो मॉनिटर होता है उनका जिसके सबसे ज़्यादा पैसे लेके भागा है वो ठीक है, वो मॉनिटर होगा क्योंकि भैया उसको सबसे ज़्यादा पैसा नुकसान हुआ है। तो ये है इंटर क्रेडिटर अग्रीमेंट, ठीक है। तो ये डिटेल आपको थोड़ा पता होना चाहिए। 50 करोड़ या उससे ज़्यादा का जो लेन देन होता है, इसके अंदर ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसको इसमें डील किया जाता है। 2018 में ये साइन किया गया था डिफरेंट बैंक्स, और सरकार ने एक प्रोजेक्ट चलाया हुआ है, प्रोजेक्ट सशक्त, ठीक है। उसके अंडर में ये डील की गई थी बाय 22 पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंक्लूडिंग SBI, इंटर पोस्टल पेमेंट्स, 19 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, 32 फॉरेन बैंक्स, ठीक है। ये इतने सारे बैंक्स ने ये डील किया था। दिस इज कॉल्ड इंटर क्रेडिटर अग्रीमेंट, ठीक है। क्या कह रहा है देखिए, टू लेसन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज पेरिनियल बर्डन ऑफ फिजिकल डेफिसिट। भैया इसका फिजिकल डेफिसिट से कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना है NPA से, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया। टू सपोर्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर से भी कोई लेना देना है, इट इज ऑल अबाउट बैड लोन्स एंड NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। टू एक्ट as independent regulator in case of applications for the loans of 50 crore or more. Very good. This is going to be the अगला क्या कहता है, to aim at faster resolution of stressed assets, मतलब NPA, stressed assets मतलब NPA of 50 crore or more which are under consortium lending. Very good. तो आपका आंसर इज D. टू एक्ट एज इंडिपेंडेंट, भैया इंडिपेंडेंट रेगुलेटर तो एक ही है, RBI, ओनली RBI इज द रेगुलेटर। सो क्वेश्चन नंबर 11 says द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाय द, चेयरमैन को कौन सिलेक्ट करता है, दैट इज द क्वेश्चन। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मैनेजमेंट ऑफ द कंसर्न्ड बैंक। अब पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन को RBI थोड़ी सिलेक्ट करेगा, जो पंजाब नेशनल बैंक के जो डायरेक्टर्स होंगे, उसके जो मैनेजमेंट के लोग होंगे, वही तो अपॉइंट करेंगे ना। RBI रेगुलेट करता है, अपॉइंट नहीं करता है, ठीक है। तो रिलायंस वालों को रिलायंस करेगा, उनको तो मतलब जो भी चीज़ें हैं उनकी मैनेजमेंट ही करती है, तो डेफिनेटली मैनेजमेंट ऑफ द कंसर्न्ड बैंक ही अपॉइंट करेगा, और तो कोई करने से रहा। सो क्वेश्चन आंसर इज डी। बाकी आप यहाँ से कुछ डिटेल एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। सो दीज आर द 11 क्वेश्चंस दैट आई डिस्कस्ड टुडे। आई ट्राई टू ब्रिंग इन सम डिटेल्स ऑफ द टॉपिक्स एज वेल। सॉल्यूशन इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू, आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली, ठीक है। आई एम नॉट टीचिंग अ टॉपिक एज सच, क्योंकि ये हर टॉपिक कम से कम 2-2 घंटे का टॉपिक है अगर इसको प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से करते हो, और क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ एनालिसिस के लिए आए हो, सो आई अज्यूम दैट ऑल ऑफ यू हैव सम ऑलरेडी, यू हैव सम प्री नॉलेज of these topics, and I am just trying to find out the correct and incorrect answer. So that is my perception here, ठीक है। So these are the 11 questions that I have done some sort of analysis there, and I have also given you some questions for the practice. तो कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं दे के जा रहा हूँ जो आपको प्रैक्टिस करनी है। So this is 12th question, this is 13th। आपने क्या करना है, इसको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है, ऑप्शंस को पढ़ना है, इसका जो करेक्ट आंसर है आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। इसकी जो आंसर है, प्रॉपर आंसर, वो मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज क्वेश्चन नंबर 16, दिस इज क्वेश्चन नंबर 17, दिस इज क्वेश्चन नंबर 17, this is question number 18. So these are the 18 some questions for your own practice. So आज के लिए हम यहीं पे चलते हैं, आगे हम लोग दूसरा सेक्शन लेके आएंगे, दूसरा जो है वीडियो लेके आएंगे। तो आपने क्या करना है, अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है, और ये बेल आइकन पे क्लिक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फ्यूचर में वीडियो जब भी आएगा तो यू कैन गेट द फर्स्ट नोटिफिकेशन। सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे गाइज, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।